हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम मार्च 2024 के मंथली करंट अफेयर पूरे रिवाइज करने वाले हैं और हमेशा की तरह टॉपिक वाइज ही करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले डेज एंड थीम्स देखेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट होता है 8 मार्च को। थीम इस बार की है, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। पहली बार 1911 में इसे ऑब्जर्व किया गया था। ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1977 में रिकॉग्नाइज किया गया। वुमेन्स राइट्स और जेंडर इक्वालिटी को लेकर इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज CISF रेजिंग डे सेलिब्रेटेड एनुअली। इस दिन को 10 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रेजिंग डे होता है ये CISF का, क्योंकि इसी दिन 10 मार्च को 1969 में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। CISF एक क्रूशियल आर्म्ड पुलिस फोर्स है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिक्योरिंग वाइटल इंस्टॉलेशंस लाइक एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, पावर प्लांट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। लेकिन इन सारी सिक्योरिटी के अलावा जो हमारी CISF है ये एक्टिवली इंगेज है इन सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड डिज़ास्टर रिलीफ एफर्ट्स। What's the designated theme for the International Day of Action for Rivers in 2024? तो 2024 के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स की थीम रखी गई है वाटर फॉर ऑल। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। किस दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है? तो 14 मार्च को। ठीक है, थीम हमने देख ली वाटर फॉर ऑल। फिर रिवर्स की बात हुई है तो ये दो फैक्ट याद रखिएगा। नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ग्लोबली एट 6,650 किलोमीटर और गंगा भारत की लॉन्गेस्ट रिवर है। 25 किलोमीटर इसका जो लंबाई है इतनी है। व्हेन इज़ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कंज्यूमर राइट्स डे हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन थीम रखी गई है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। 15 मार्च को होता है। एम है रेज अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे होता है, लेकिन नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे की बात करें तो ये 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन इज़ नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड। ये सेलिब्रेट होता है 16 मार्च को। ऑप्शन बी करेक्ट है। डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में अवेयरनेस इंक्रीज़ करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड स्पैरो डे मनाते हैं 20 मार्च को। इस इनिशिएटिव को शुरू किसने किया था? नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड इकोसिस एक्शन फाउंडेशन ऑफ फ्रांस। इन दोनों ने मिलकर इस दिन को मनाने के लिए इस इनिशिएटिव को शुरू किया था। पहली बार 2010 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। और फिर ये फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं, द हाउस स्पैरो, जिसे पेसर डोमेस्टिकस के नाम से जानते हैं साइंटिफिकली, ये मोस्ट वाइड स्प्रेड कॉमनली सीन वाइल्ड बर्ड है दुनिया में। व्हेन इज़ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये सेलिब्रेट होता है 21 मार्च को। थीम क्या रखी गई है? फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। UN जनरल असेंबली के द्वारा 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। व्हेन इज़ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये 22 मार्च को सेलिब्रेट होता है। थीम इंपॉर्टेंट है इसकी, वाटर फॉर पीस। हमारे जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030, मतलब 2030 तक हमें वो गोल्स प्राप्त करने हैं। उसमें SDG 6 जो है ये वाटर कंजर्वेशन के लिए ही है। ठीक है, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। और वाटर डे होता है 22 मार्च को। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द मैट्रीज डे और शहीद दिवस टू ऑनर लिबरेशन वॉरियर्स भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर। तो ये जो है शहीद दिवस 23 मार्च को होता है। 23 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं शहीद दिवस, क्योंकि 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में इन तीनों जो हमारे लिबरेशन वॉरियर्स थे, इन्हें फांसी दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा और इनका क्रिमेशन सतलज रिवर के किनारे किया गया था। ठीक है, तो इस दिन को याद किया जाता है। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया हुआ है 23 मार्च के दिन। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑन 24 मार्च 2024। तो एक चीज़ तो याद रखनी है, TB डे होता कब है? 24 मार्च को होता है और इसकी थीम 2024 के लिए है येस वी कैन एंड TB। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिर एक चीज़ याद रखिएगा, TB कॉजिंग बैक्टीरिया को किसके द्वारा खोजा गया था? डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा। और 24 मार्च को ही इन्होंने ये डिस्कवरी की थी 1882 में। इसीलिए 24 मार्च को TB डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। 5 to 10% ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स डेवलप TB डिजीज़ इफ़ अनट्रीटेड। और TB को फैलने से कैसे रोका जा सकता है? तो हाइजीन,
मास्क, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए प्रिवेंट किया जा सकता है। When does Purple Day dedicated to increasing awareness about epilepsy occur annually? पर्पल डे को 26 मार्च को ऑब्ज़र्व किया जाता है। और इस डे को हम क्यों ऑब्ज़र्व करते हैं? ताकि अवेयरनेस इंक्रीज़ की जा सके अबाउट एपिलेप्सी। द कलर पर्पल वॉज चोजन बिकॉज लैवेंडर इज़ रिकग्नाइज्ड एज द इंटरनेशनल फ्लावर ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में सडन और ब्रीफ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेज इज़ द अर्थ आवर ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? अर्थ आवर को हर साल लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें ट्रेडिशन क्या है कि 1 घंटे के लिए 8:30 से 9:30 के बीच में जितने भी लाइट्स हैं उनको स्विच ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, 2007 में सिडनी में इसको इनिशिएट किया गया था बाय WWF एंड पार्टनर्स। एम है to encourage turning off non-essential lights for 1 hour. नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है विच एनिवर्सरी ऑफ द चिपको मूवमेंट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 26 मार्च 2024? तो 2024 में 26 मार्च को चिपको मूवमेंट की 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। 26 मार्च के दिन ही 1973 में चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? रेनी विलेज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इस मूवमेंट को लीड किया था चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने, और लार्ज स्केल ट्री कटिंग को प्रोटेस्ट करते हुए इस मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। और भारत में फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए सबसे बड़ा मूवमेंट इसको माना जाता है। अब यहाँ पर मार्च के सारे डेज एक साथ देख लेते हैं। 1 मार्च होता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है। थीम इसकी है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट। 4 से 10 मार्च को नेशनल सेफ्टी वीक के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 8 मार्च होता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 10 मार्च को होता है CISF रेजिंग डे। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स और पाई डे। थीम है प्लेइंग विद मैथ। 15 मार्च होता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। 16 मार्च को होता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। फिर है 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। थीम है रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज़। 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सोल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे। थीम है वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। 23 मार्च को है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे। थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 23 मार्च को ही मैट्रीज डे होता है। 24 मार्च को होता है वर्ल्ड TB डे। थीम है येस वी कैन एंड TB। और 27 मार्च को होता है वर्ल्ड थिएटर डे। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पर। स्टेट्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर हमने देखे हैं मार्च 2024 में उनको देखेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज उत्तर प्रदेश होम सेक्रेटरी इन मार्च 2024? ये है दीपक कुमार, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मिजोरम्स लोकायुक्त इन मार्च 2024? ये है लालमल सोमा, ऑप्शन ए करेक्ट है। मैं प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मिजोरम के लोकायुक्त या चेयरमैन ये बने हैं, अभी तक चीफ सेक्रेटरी थे 2014 से 18 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कोचरब आश्रम? कोचरब आश्रम को गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है। कोचरब आश्रम इम्पॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि ये पहला आश्रम था जिसको महात्मा गांधी ने भारत आने के बाद इस्टेब्लिश किया था 1915 में। ठीक है, तो साबरमती गुजरात में ये है और इसको अभी इनॉग्रेट किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। हु वाज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा बिफोर लूजिंग हिज पोजीशन आफ्टर द एंड ऑफ द BJP अलायंस? तो अभी तक क्या था, हरियाणा में BJP अलायंस का रूल था। इस अलायंस से सरकार बनी हुई थी, लेकिन ये अलायंस ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होने के बाद क्या होता है, जो CM हैं, डिप्टी CM हैं, सबको इस्तीफ़ा देना पड़ा, सबको अपनी सीट से हटना पड़ा। और उसी में हम देखते हैं कि हरियाणा के CM भी अभी चेंज हो गए। डिप्टी CM हरियाणा के कौन थे ये अलायंस ख़त्म होने से पहले? ये थे दुष्यंत चौटाला, ऑप्शन बी करेक्ट है। हरियाणा के CM थे मनोहर लाल खट्टर और अभी वो भी हट गए हैं, नए CM बने हैं नायब सिंह सैनी। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में हम ये 2 चीज़ें देखते हैं, याद रखिएगा। सवेरा प्रोग्राम हरियाणा का है, वन मित्र स्कीम ये भी हरियाणा की है। सवेरा प्रोग्राम किस लिए है? फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन विमेन। व्हेन विल हैदराबाद इंडिपेंडेंस डे बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये नोटिफाई कर दिया गया है। हमें आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उसके बाद भी 13 महीनों तक हैदराबाद में निज़ाम का रूल हुआ करता था।
पूरी तरह से भारत में हैदराबाद शामिल नहीं हुआ था, लेकिन फिर हैदराबाद को भारत का पार्ट बनाने के लिए 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो को शुरू किया गया और ये ऑपरेशन पोलो कंप्लीट हुआ 17 सितंबर 1948 में, जिसके बाद हैदराबाद से निज़ाम का रूल ख़त्म हो गया और हैदराबाद लिबरेट हो गया और भारत का पार्ट बन गया। इसीलिए 17 सितंबर को हैदराबाद इंडिपेंडेंस डे के रूप में अभी हम सेलिब्रेट करेंगे हर साल। What is the newly approved name for अहमदनगर सिटी by the महाराष्ट्र कैबिनेट? अहमदनगर शहर महाराष्ट्र में जो है उसका नाम अभी चेंज करके अहिल्यानगर कर दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो है उसका नाम छत्रपति संभाजी नगर और ओस्मानाबाद का नाम धाराशिव भी कर दिया गया है। Which state government will buy 2.5 acres of land in जम्मू एंड कश्मीर? ये स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की। जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ ज़मीन ये सरकार खरीदने वाली है जम्मू कश्मीर में, और महाराष्ट्र ऐसा पहला स्टेट बनेगा जो जम्मू कश्मीर में कोई ज़मीन खरीदने वाला है, एक्वायर करने वाला है। अब इस ज़मीन पर क्या होगा, तो इस पर महाराष्ट्र भवन बनाया जाएगा, जहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो भी महाराष्ट्र के लोग विज़िट करने के लिए जाएंगे उनके लिए अकोमोडेशन और अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज इन विच स्टेट? तो ये जो है सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है झारखंड में हमारे यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के द्वारा। ये हमारे ट्राइबल अफेयर्स और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्मू पदम दर्चा रोड कनेक्ट्स विच 2 स्टेट्स? तो ये रोड कनेक्ट करती है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को आपस में। BR ओब्रो के द्वारा इसको बनाया गया है। 298 किलोमीटर लॉन्ग रोड है जो कि मनाली टू लेह वाया दर्चा एंड निम्मू इन्हें कनेक्ट करती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जास्कर हाईवे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया? ये राज्य है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पर? कोलकाता में इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो। हुगली रिवर पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर ऑफ द सिटी। और दार्जिलिंग टी जिसको पहला GI टैग भारत में दिया गया था 2004 में, ये वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करती है। इन विच स्टेट वॉज रिसेंटली अ 900-year-old कन्नड़ इंस्क्रिप्शन ऑफ द कल्याण चालुक्य डायनेस्टी फाउंड? तो ये जो इंस्क्रिप्शन है कन्नड़ इंस्क्रिप्शन तेलंगाना से मिला है, 900 साल पुराना है, कल्याण चालुक्य डायनेस्टी से ये बिलोंग करता है। It was issued on June 8, 1134 CE by the customs officers of Telap III, son of the Kalyan Chalukya Emperor Bhulokmal Someshwar III. अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट स्मॉल स्केल LNG यूनिट इनॉग्रेटेड? इसको MP में इनॉग्रेट किया गया है। हरदीप सिंह पुरी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया का पहला स्मॉल स्केल LNG यूनिट को इनॉग्रेट किया। ये यूनिट सेटअप किया गया है बाय गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा मध्य प्रदेश में, और भारत का एम है बाय 2030 द कंट्री एम्स टू सेटअप अराउंड 17,500 CNG स्टेशंस। और इसी एम को पूरा करते हुए हमने देखा कि 201 CNG स्टेशंस को भी मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया इसी इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन कामधेनु रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और UT टू कर्ब कैटल स्मगलिंग? ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, और एम इसका तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है क्या है, कैटल स्मगलिंग जो होती है उसको कर्ब करने के लिए। जो भी लोग कैटल स्मगलिंग के पीछे लगे होते हैं इन एक्टिविटीज़ में, उनको पकड़ने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट्स की स्कीम देख लेते हैं कुछ जो मार्च 2024 में लॉन्च की गई। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, एज पर मेहतारी वंदना योजना ऑफ छत्तीसगढ़ व्हाट अमाउंट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू द एलिजिबल फीमेल्स पर ईयर? तो इस योजना के तहत जो भी फीमेल्स एलिजिबल होंगी इसमें उन्हें हर साल 12,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जिसमें हर महीने 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे ऑनलाइन एवरी मंथ टू ओवर 70 लाख एलिजिबल वुमेन। एलिजिबल वुमेन जो है कौन सी एज की होनी चाहिए? तो जो भी इस स्कीम के लिए महिलाएं अप्लाई कर रही हैं उनकी एज 23 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। इन विच स्टेट हैज़ द विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? इस स्कीम को झारखंड में रिसेंटली लॉन्च किया गया है। झारखंड के CM जो है चंपई सोरेन, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है स्टेट विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम को। अब इसमें ऐसे विडोज़ जो रीमैरी करने के लिए चूज़ करती हैं, रीमैरी करती हैं, उन्हें 2 लाख रुपए का अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा।
ठीक है, फिर इसके अलावा अबुआ आवास योजना, ये भी झारखंड की है, इसको भी याद रखिएगा। विच स्टेट पुलिस रिसेंटली लॉन्च्ड द डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0। त्रिनेत्र ऐप को उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए? फॉर क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन। जो भी प्रोसेस चलती है क्राइम प्रिवेंशन और इन्वेस्टिगेशन की, उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए इसे लॉन्च किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी इन द स्टेट। ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ 800 मेगावाट यूनिट्स ऑफ अनपारा एट अ कॉस्ट ऑफ 8,624 करोड़। इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो यूपी की है और एनटीपीसी दोनों के बीच कोलैबोरेशन हुआ है और ऐसे काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड द विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। ये तो हम देख चुके हैं ना, झारखंड की है, पीछे देखा था। 2 लाख रुपए फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा ऐसे विडोज़ को जो रीमैरिज करती हैं। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी पर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, बहुत ज़्यादा नहीं है इस महीने के। वेयर इज़ स्टार्टअप महाकुंभ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। इसको ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में और इसको इनॉग्रेट किया हमारे प्रधानमंत्री ने। भारत 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है ग्लोबली, तो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल था, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट था जिसको दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। वेयर इज़ द 3-day हॉर्टिकल्चर फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय IIHR टेकिंग प्लेस। तो ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया बेंगलुरु में। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024। होस्ट किसने किया? IIHR ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने। बेंगलुरु में इसको किया गया ऑर्गेनाइज। थीम रखी गई थी नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं आर्ट एंड कल्चर पर। यहाँ भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। हाउ मेनी हेरिटेज साइट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश वर टेंटिवली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट इन मार्च 2024। तो 6 ऐसी साइट्स हैं जो मध्य प्रदेश की हैं और इन्हें टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है यूनेस्को की। ये 6 साइट कौन सी हैं? ग्वालियर फोर्ट, खूनी, भंडारा, भोजेश्वर महादेव टेम्पल, द रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली, द हिस्टोरिक एंजेम्बल ऑफ धमनार एंड गोंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ रामनगर। ठीक है, तो इन सब के शामिल होने के बाद हम देखें कि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में कितने इंडिया की साइट्स शामिल हैं। तो इंडिया की 57 साइट्स इसमें शामिल हो चुकी हैं। वेयर वॉज द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ लचित बोरफुकन अनवील्ड। ये अनवील किया गया जोरहट असम में। 125 फुट का ये स्टैचू है, ब्रॉन्ज स्टैचू है और स्कल्पचर हैं राम वनजी सुतार, इनके द्वारा इसे डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है। फाउंडेशन स्टोन इसकी फरवरी 2022 में रखी गई थी फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। लचित बोरफुकन वॉज अ लेजेंडरी आर्मी कमांडर ऑफ द अहोम किंगडम। अब आते हैं फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड की कैटेगरी पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू डेवलप अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन डैम्स एंड कैनाल्स, मेकिंग दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। बहुत लंबा क्वेश्चन है। सिंपल सा ये है कि भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने उस राज्य में जितने भी बांध हैं, जितने भी डैम्स हैं, जितनी भी नहरें हैं, उनमें कितना पानी मौजूद है ये पब्लिकली शो किया जाएगा। मतलब पब्लिक को जानना हो कभी भी कि ये इस जगह पर डैम है, इसमें कितना पानी है, तो उस सिस्टम के ज़रिए हम जान सकते हैं। ठीक है, पब्लिक डोमेन पर वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी इस स्टेट के द्वारा। कौन सा स्टेट है? राजस्थान है। तो डेडिकेटेड पोर्टल एक बनाया जाएगा जिसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी डैम्स और कैनाल्स में कितना पानी है इस बारे में। पोर्टल एम्स टू एनहांस वाटर मैनेजमेंट, प्रिडिक्ट ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। इससे बहुत, क्योंकि राजस्थान स्टेट ही ऐसा है जहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है ना, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वाटर मैनेजमेंट के लिए। और ये पता रहेगा कि पानी की कितनी मात्रा मौजूद है, तो बहुत आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ड्रॉट या फ्लड्स की स्थिति बन रही है या नहीं बन रही है। तो याद रखिएगा, यह है राजस्थान। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट फ्यूचर लैब्स सेंटर इनॉग्रेटेड। इस सेंटर को तिरुवनंतपुरम में इनॉग्रेट किया गया। सीडैक तिरुवनंतपुरम में हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। सेंटर का नाम है सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मेन फोकस है टू कैटलाइज एन इकोसिस्टम फॉर नेक्स्ट जनरेशन चिप डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च। ठीक है, इंडिया की कैपेबिलिटी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के मामले में बढ़ाना और कैसे वो डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन सेक्टर में इम्पॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर, तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए ये लैब। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग इनॉग्रेटेड। इसे सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, मतलब यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है।
इंडिया का पहला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग। और गति शक्ति प्रोग्राम है ना, जो पीएम मोदी के द्वारा जिसका अनाउंसमेंट किया गया था, उसी के एक सिग्निफिकेंट स्टेप के रूप में इसको देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वाटिक सेंटर्स इनॉग्रेटेड। इसे ओडिशा में इनॉग्रेट किया गया है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम एंड इंडोर एक्वाटिक सेंटर। फिर स्वयं स्कीम, ये ओडिशा की ही है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स इसमें प्रोवाइड किया जाता है टू यंग एंटरप्रेन्योर्स। लाभा स्कीम, ये भी ओडिशा की है। इसके तहत 100% स्टेट फंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ओडिशा में ही है। 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है ये ओडिशा का। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट लोकेटेड। ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। और इसे वर्चुअली पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इन इट अलाइंस विद मिशन पाम ऑयल अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, ठीक है, NMEO-OP। फिर अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये कुछ बेसिक चीज़ें याद रख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का पहला और भारत में 10th स्टेट है टू रीच 100% सैचुरेशन इन हर घर जल। और फाउंडेशन डे अरुणाचल प्रदेश का होता है 20 फरवरी को। 1987 में स्टेटहुड का दर्जा अरुणाचल प्रदेश को मिला था। हु वॉज द फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर टू गेट अरेस्टेड। ये हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम। फिलहाल तो इन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। इन्हें गिरफ्तार किया गया था ईडी के द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। जो भी लिकर पॉलिसी स्कैम दिल्ली में है, जिस पर चल रहा है पूरा सब, उसी को लेकर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। और इस एक्ट के तहत और ईडी के द्वारा गिरफ्तार करने का मतलब है कि बेल मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस एक्ट के तहत जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च अ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड फॉर बेटर वाटर मैनेजमेंट। ये भी वही क्वेश्चन है जो हमने बहुत बड़ा सा क्वेश्चन पीछे देखा था, बस यहाँ पर इसका फॉर्म चेंज हो गया है। राजस्थान ही इसका आंसर होगा और वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रीच अर्थ्स फारदेस्ट पॉइंट नेमो। ये है क्रिस ब्राउन, ऑप्शन बी करेक्ट है। पॉइंट नेमो इमेजिनरी पॉइंट है साउथ पैसिफिक ओशन में और इसके नियरेस्ट लैंड मास है डूसी आइलैंड, 2688 किलोमीटर दूर है इससे। क्रिस ब्राउन की बात करें, ये ब्रिटिश इंडिविजुअल हैं, पहले पर्सन हैं जो पॉइंट नेमो तक पहुंचे हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म। इसका नाम है ईरा, ऑप्शन डी करेक्ट है। मुंबई में इसका ट्रेलर और सॉन्ग लॉन्च हुआ था। कास्ट इसकी देखें तो रोहित बोस रॉय, करिश्मा कोटक, राजेश शर्मा और रक्षित भंडारी, ठीक है। AI टेक्नोलॉजी मिस यूज़ पर ये मूवी फोकस करती है। ईरा मूवी भारत की पहले AI बेस्ड फिल्म। वेयर विल नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज बी एस्टेब्लिश्ड। ये एस्टेब्लिश हुआ है कठुआ, जम्मू कश्मीर में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है इस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि यहाँ पर कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में इंडिया का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज एस्टेब्लिश किया जाएगा, नॉर्थ इंडिया का पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपनी लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड ट्रॉपिकल सीवीड फार्म। ये कंपनी है C6 एनर्जी, इसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड ट्रॉपिकल सीवीड फार्म ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया। अब इसका एम क्या है, टू इंक्रीज स्मॉल होल्डर फार्मर प्रोडक्टिविटी इन सीवीड कल्टिवेशन। Which Indian state is set to launch the country's first government-backed OTT platform? ये है केरला। केरला के CM पिनराई विजयन के द्वारा इस OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा। इट विल बी कॉल्ड सी स्पेस। इंडिया का पहला गवर्नमेंट-बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म है। वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर लोकेटेड। ये लोकेटेड है हरियाणा में। यूनियन स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इंडिया के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया, हरियाणा में ये है। और वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट फॉर द स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री है, ये वर्ल्ड का पहला भी है, ये भी याद रखिएगा। विच सिटी इन इंडिया इज सेट टू रिसीव द कंट्रीज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। यह है बेंगलुरु। इंडिया की पायनियर ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन बेंगलुरु की येलो लाइन है। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओन्ड बाय अडानी लोकेटेड। ये लोकेटेड है मुंद्रा, गुजरात में, और इसका नाम है कच्छ कॉपर प्लांट।
अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के द्वारा ये ओन की जाती है, ऑपरेशनल हो गई है फिलहाल। इसका एम है टू लेसन इंडियाज़ कॉपर इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। इसके ज़रिए 2000 डायरेक्ट और 5000 इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन भी होगा। और अगर देखें ग्लोबली कॉपर कंजप्शन कितना देखने को मिलता है, 3.2 किलोग्राम पर कैपिटा, लेकिन इंडिया का पर कैपिटा कॉपर कंजप्शन 0.6 किलोग्राम है केवल। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पर, इकोनॉमी एंड बैंकिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं मार्च 2024 में जो हमने देखे हैं। विद whom has the government of India signed a loan agreement to strengthen the fintech ecosystem in India? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ADB के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ये लोन अग्रीमेंट साइन किया है ताकि भारत में फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सके। और इसके तहत प्लान किया गया है कि भारत में इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट गिफ्ट सिटी गुजरात में इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, ADB के साथ ये साइन किया गया है। Which country has pledged to invest half of $100 billion in India as part of the landmark trade agreement between India and the Europe Free Trade Association? तो ये $100 बिलियन का हाफ इन्वेस्टमेंट भारत में नॉर्वे करने वाला है। इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच जो ट्रेड अग्रीमेंट हुआ था उसी के पार्ट के रूप में नॉर्वे हाफ ऑफ $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में करेगा। और ये जो ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है EFTA के साथ में कौन कौन सी कंट्रीज़ में शामिल हैं, तो ये है स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein। इसमें ये सारी कंट्रीज़ मिलकर भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगी। 1 मिलियन जॉब्स 15 सालों में क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। फार्मा, केमिकल और मिनरल्स पर टैरिफ कंसेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो यही बताया गया है। सिर्फ नॉर्वे जो है इन $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का हाफ सिर्फ नॉर्वे देने वाला है, बाकी स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein ये कंट्रीज़ भी इन्वेस्टमेंट करेंगी। विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड अ लेंडिंग कमिटमेंट ऑफ $250 मिलियन फॉर न्यू एज स्टार्टअप्स इन इंडिया? तो DBS बैंक इंडिया जो है ये 250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में करने वाला है इंडियन स्टार्टअप सेक्टर में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू द इंडियन ओलंपिक प्लेयर्स फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024? अब क्योंकि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो इसमें जो भी हमारे प्लेयर्स जाने वाले हैं ओलंपिक खेलने के लिए उन्हें बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में येस बैंक ने पार्टनरशिप की है। ठीक है, येस बैंक ने लॉन्च किया है मिलकर जिताएंगे कैंपेन। इसके तहत ही ये पार्टनरशिप की गई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, इन विच सिटी हैज़ टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड इनॉग्रेटेड अ न्यू फैक्ट्री टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बेस्ड इंटरनल कंबशन इंजन्स फॉर मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स? ये सिटी है जमशेदपुर, जहां पर टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक नई फैक्ट्री इनॉग्रेट की है ताकि हाइड्रोजन बेस्ड इंटरनल कंबशन इंजन्स को प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, बेसिकली इंजन्स बनाने के लिए ये फैक्ट्री टाटा के द्वारा TCPL के द्वारा इनॉग्रेट की गई है। कहाँ पर? जमशेदपुर में। अब यहाँ पर बैंकिंग और इकोनॉमिक्स के कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं, ये तो हमने देख ही लिया है। DBS बैंक इंडिया स्टार्टअप्स के लिए $250 मिलियन ये इन्वेस्ट करने वाला है। SBI कार्ड एंड टाइटन ने लॉन्च किया है, टाइटन SBI कार्ड। रिसेंटली RBI स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि CPI इन्फ्लेशन जो है ये 4.4% एवरेज रहने वाला है ड्यूरिंग 2024-25। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 5.4% था, अभी ये कम रहेगा इससे। फिर ये वाला भी हमने देख लिया है, $100 बिलियन का 50% नॉर्वे इन्वेस्ट करने वाला है भारत में। महिंद्रा, अडानी, टोटल एनर्जीज़ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है टू सेटअप EV चार्जिंग इंफ्रा। पेप्सिको ने इन्वेस्ट किया है वियतनाम में फॉर रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड प्लांट्स। NCC और NPCIL ने पार्टनरशिप की है फॉर न्यूक्लियर पावर अवेयरनेस ड्राइव। नेक्स्ट सेक्शन है इनिशिएटिव्स और कैंपेन्स का जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किए गए हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है, द कमिटी फॉर्म्ड ऑन वन नेशन वन इलेक्शन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी? इस कमेटी के चेयरमैन हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जिसकी बात सरकार के द्वारा की जा रही है पिछले काफ़ी टाइम से, वो कितना कारगर रहेगा, भारत में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस सभी के लिए कमेटी बनाई गई थी इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए। इस कमेटी के हेड और जो चेयरमैन है ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं और इस कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है।
ठीक है, 8 मेंबर्स की कमेटी थी जिसे रामनाथ कोविंद लीड कर रहे थे। इनके अलावा कमेटी में होम मिनिस्टर अमित शाह और फॉर्मर एमपी गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल थे। हु लॉन्च्ड प्रसार भारतीज न्यू सर्विस पीबी शब्द, इसको लॉन्च किया अनुराग ठाकुर ने। हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं ये, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। पीबी शब्द ऑफर्स अ कम्प्रिहेंसिव न्यूज़ फीड इन वेरियस फॉर्मेट्स, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट एंड फोटो, इन सारे फॉर्मेट में न्यूज़ फीड प्रोवाइड की जाएगी। प्रसार भारती की बात की जाए तो ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है और इसी के द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है। हाउ मेनी एडिशनल डेज ऑफ कैजुअल लीव्स हैव बीन अनाउंस्ड फॉर वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन ओडिशा। ओडिशा में जो महिला सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए कैजुअल लीव्स जो है एडिशनल कैजुअल लीव्स उनके लिए दी गई हैं। कितने दिन की? 10 दिन की। अभी तक 15 कैजुअल लीव्स सभी को मिलती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, महिलाओं के लिए 10 दिन की और बढ़ा दी गई हैं। तो अब टोटल महिलाओं के पास 25 दिन की कैजुअल लीव्स हैं एनुअली। इसके अलावा ये तो हमें पता ही है, गवर्नमेंट सेक्टर में महिलाओं के लिए, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए 6 महीने की पेड लीव दी जाती है। फिर यहाँ ओडिशा की क्योंकि बात हुई है तो रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। स्वयं स्कीम ओडिशा की है, इसके तहत इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है यंग एंटरप्रेन्योर्स को। लाभा स्कीम भी ओडिशा की है, 100% स्टेट फंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसके तहत दिया जाता है फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ये भी उड़ीसा में है, 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है उड़ीसा की। और नए गवर्नर उड़ीसा के हैं रघुबर दास। विच इंस्टीट्यूशन और मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सक्षम ऐप। सक्षम ऐप को इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा हम देखें तो कुछ समय पहले हमने देखा था इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि ऐसे वोटर्स जिनकी एज 85 ईयर्स से ज़्यादा है और ऐसे लोग जो डिसेबिलिटी है, जिन्हें कुछ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी विद 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो अपने घर पर रहकर वोट कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट सिस्टम इनके लिए अलाउ किया है। पहले ये जो 85 ईयर्स ऑफ एज है ना, पहले 80 ईयर्स हुआ करती थी, अभी इलेक्शन कमीशन ने चेंज करके इसे 85 साल कर दिया है। 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं, जिन्हें रिसेंटली ही अपॉइंट किया गया है। हु विल लॉन्च द नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म, इसको लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। ये प्लेटफॉर्म फंक्शन करता है एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एम है इसका टू प्रोवाइड पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्रमोट गुड गवर्नेंस अक्रॉस स्टेट्स। 10 सेक्टर्स और थीम्स को ये कवर करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज एट्सेट्रा। हु इनिशिएटेड द चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन, इसे इनिशिएट किया है नरेंद्र मोदी ने। इस कैंपेन को बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन में लॉन्च किया गया है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए ग्लोबल इनिशिएटिव बाय पीएम मोदी टू प्रमोट टूरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सर्टिफाइड नियरली 100 जेल्स अक्रॉस इंडिया एज ईट राइट कैंपस। ये है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देश भर की 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में इसके द्वारा सर्टिफाई किया गया है। फिर आते हैं नेशनल करंट अफेयर पर। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है हु हैज़ कोलैबोरेटेड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड ऑथोरिटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑन वोटिंग प्रोसेसेस फॉर द अपकमिंग जनरल इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के साथ में ये कोलैबोरेशन किया है ताकि वोटिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, और वोटर्स कैन एक्सेस रजिस्ट्रेशन एंड वोटिंग डिटेल्स वाया गूगल सर्च एंड यूट्यूब वीडियोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स इन द लोकपाल ऑफ इंडिया आफ्टर द स्वेरिंग इन ऑफ न्यू मेंबर्स रिसेंटली। तो टोटल स्ट्रेंथ लोकपाल की है 9। लोकपाल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? फिलहाल श्री जस्टिस अजय मानिक राव खानविलकर या फिर AM खानविलकर, ये चेयरपर्सन है। इनके अलावा और लोग हैं। टोटल स्ट्रेंथ जो है वो फुल मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ 9 ही होती है लोकपाल की। और अभी इस समय हमारे यहाँ पर पूरे 9 लोकपाल पैनल में पूरे 9 लोग, पूरे 9 मेंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, कुछ मेंबर्स जुडिशियल होते हैं, कुछ नॉन जुडिशियल होते हैं। जुडिशियल मेंबर जिनकी अभी नियुक्ति की गई है वो हैं जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी और जस्टिस संजय यादव। फिर उनके अलावा नॉन जस्टिस मेंबर जिन्हें अपॉइंट किया गया है श्री सुशील चंद्रा हैं। ठीक है, फुल स्ट्रेंथ 9 ही है और अभी इस समय फुल स्ट्रेंथ के साथ लोकपाल मौजूद है भारत में। What was the recent action taken by the Indian government regarding the Naeem Khan-led Jammu Kashmir National Front? इससे रिलेटेड एक्शन ये लिया गया है कि 5 साल के लिए इसे बैन कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब बैन क्यों किया गया है? क्योंकि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इस ऑर्गेनाइजेशन को देखा गया, जिसके कारण 5 साल का बैन लगाया गया है। विद द रिसेंट ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 10 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स, हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स आर नाउ रनिंग अक्रॉस इंडिया?
तो अभी फ़िलहाल भारत में 102 वंदे भारत ट्रेन्स रनिंग हैं। रिसेंटली 10 नई वंदे भारत ट्रेन्स ऑपरेशनलाइज की गई थी। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ठीक है, तो अब टोटल स्ट्रेंथ है 102। Who was named as the national icon in the PWD category by the Election Commission of India and the Board of Control for Cricket in India? ये है शीतल देवी, जिन्हें नेशनल आइकन के रूप में इलेक्शन कमीशन के द्वारा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया BCCI के द्वारा अपॉइंट किया गया है। शीतल देवी पैरा आर्चर हैं और अर्जुन अवॉर्डी भी हैं। PWD कैटेगरी में नेशनल आइकन इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एक्वायर्ड लांसो अमरकंटक पावर लिमिटेड विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय CCI? तो ये जो है लांको अमरकंटक पावर लिमिटेड, इसे एक्वायर किया गया अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा। लांको अमरकंटक प्राइवेट लिमिटेड प्राइमरीली इन्वॉल्व है थर्मल पावर जनरेशन में और अभी इसका एक्विजिशन किया गया है अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा। हु इनॉग्रेटेड द सेला टनल वर्चुअली? इसको लॉन्च किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया है। ये जो सेला टनल है इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 13,000 फीट। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द रोड फ्रॉम तेजपुर असम टू तवांग इन अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ब्रो ने इसको बनाया है। इन विच प्लेस इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशिंग न्यू एटॉमिक क्लॉक्स? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, भुवनेश्वर, जयपुर और हैदराबाद। अभी तक केवल 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने उनकी एटॉमिक क्लॉक डेवलप की है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UK, जापान और साउथ कोरिया। और भारत में भी भुवनेश्वर, जयपुर और हैदराबाद में एटॉमिक क्लॉक्स इस्टेब्लिश की जा रही हैं। व्हाट इज़ द एज प्रिस्क्राइब्ड बाय इलेक्शन कमीशन टू फैसिलिटेट वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट? तो ये पीछे भी हमने देखा था, ओवर 85 ईयर्स। पहले ये एज थी 80, अभी 85 कर दी गई है। पोस्टल बैलेट के ज़रिए 85 साल से ऊपर के लोग घर पर बैठकर भी अपना वोट दे सकते हैं। हु लॉन्च द आगरा मेट्रो वर्चुअली? इसको लॉन्च किया है PM नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक, इंडिया हैज़ सक्सेसफुली ब्रॉट डाउन द रेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी बिलो डैश ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो भारत जो है अपनी पॉपुलेशन के 3% से नीचे एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम कर चुका है और ये बोला गया है वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के ज़रिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2030 तक जो हमें पूरे करने हैं, इसमें भी जो SDG 1 है ये पॉवर्टी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखता है। विच कंट्री लॉन्च्ड द इंडिया बाय द क्रीक फेस्टिवल टू सेलिब्रेट फ्रेंडशिप? ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसने लॉन्च किया इंडिया बाय द क्रीक फेस्टिवल और इस फेस्टिवल में इंडिया के डाइवर्स कल्चर को शोकेस किया गया। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड टू इवैक्यूएट स्ट्रैंडेड इंडियंस इन हैती? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। इंडिया का हैती में कोई भी डिप्लोमेटिक मिशन नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली हैती में इसको शुरू नहीं किया गया ऑपरेशन को, बल्कि हैती का एक पड़ोसी है डोमिनिकन रिपब्लिक, इसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो। यहाँ से भारत अपना ये ऑपरेशन चला रहा है, नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। अब आ जाते हैं अगली कैटेगरी पर, इंटरनेशनल करंट अफेयर पर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ अ गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड किंगडम? इनका नाम है वॉघन गेथिंग, जिनको आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये वेल्स के पहले मिनिस्टर बने हैं और फर्स्ट ब्लैक लीडर बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन लियो वराडकर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु रिसेंटली रिजाइंड? तो ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अभी रिज़ाइन किया है और इंडियन ओरिजिन पर्सन है ये। हु सक्सीडेड डॉक्टर आरिफ अलवी एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? ये है आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन सी करेक्ट है। पाकिस्तान के 14th प्रेसिडेंट बने हैं। फिर पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि रेड क्लिफ लाइन, ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को कहा जाता है। इंडियन स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो हैं जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। टोटल लेंथ कितनी है बॉर्डर की? 3,323 किलोमीटर की। और पाकिस्तान की बेनज़ीर भुट्टो वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अफ्रीकन कंट्रीज हेल्थ मिनिस्टर्स वर इन्वॉल्व्ड इन द कमिटमेंट टू एंड मलेरिया डेथ्स थ्रू द याउंडे डिक्लेरेशन? मलेरिया डेथ को ख़त्म करने के लिए कितनी अफ्रीकन कंट्रीज़ के हेल्थ मिनिस्टर्स ने मिलकर ये डिक्लेरेशन पर साइन किया है? तो ये टोटल 13 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? बुर्किना फासो, कैमरून, कॉन्गो, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया। मलेरिया अफ्रीका में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। 94% ऑफ ग्लोबल केसेस अकेले
अफ्रीका में देखने को मिलते हैं और मलेरिया रिलेटेड डेथ्स की 95% ऑफ ग्लोबल डेथ मलेरिया से देखने को मिलती है अफ्रीका में। तो इसीलिए 13 कंट्रीज़ ने मिलकर ये डिक्लेरेशन किया है ताकि इनको कम किया जा सके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। पैलेस्टीन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यूएस एजुकेटेड इकोनॉमिस्ट हैं ये, इनको अभी पीएम बनाया गया है। हाउ मेनी ईयर्स हैज़ व्लादिमिर पुतिन बीन इन पावर फॉलोइंग हिज रिसेंट इलेक्शन विक्ट्री। तो ये तो हम सभी को पता है, व्लादिमिर पुतिन फिर से रशिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। कितने सालों से ये पावर में है रशिया में? तो 24 ईयर्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फील्ड डिड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूनानिमसली अडॉप्ट इट्स फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन टू एनकरेज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा एंड द सेफ गार्डिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूएन जनरल असेंबली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पहला ग्लोबल रेजोल्यूशन अपनाया है ताकि पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन के लिए काम किया जा सके और ह्यूमन राइट्स को सेफ गार्ड किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से उस पर कोई आँच ना आए। ये याद रखिएगा कि ये रेजोल्यूशन नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है। इसे यूएसए के द्वारा प्रपोज किया गया था और चाइना ने इसे को स्पॉन्सर किया था एंड ओवर 120 अदर नेशंस। यूएन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसे 1945 में फॉर्म किया गया था। चेयरमैन है डेनिस फ्रांसिस और भारत की तरफ से यूएन में रिप्रेजेंटेटिव हैं रुचिरा कंबोज। Which countries explored ways to expand cooperation in areas of energy, critical minerals, technology and counter-terrorism at their first 2+2 defense and foreign ministerial dialogue? तो रिसेंटली इंडिया और ब्राज़ील के बीच 2+2 डायलॉग हुआ है। 2+2 डायलॉग जो होता है इसमें डिफेंस और फॉरेन दोनों मिनिस्ट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं और इसमें बहुत सारे एरियाज़ में कोऑपरेशन के लिए बातचीत हुई, जैसे कि एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी एंड काउंटर टेररिज्म। भारत का याद रखिएगा ब्राज़ील के साथ ये 2+2 मीटिंग हुई है। इससे पहले भारत कर चुका है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में ये 2+2 वार्ता, जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया। अभी इसमें ब्राज़ील भी शामिल हो गया है। विच country has been elected by the International Telecommunication Union as the co-chair of its Digital Innovation Board? तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का एक डिजिटल इनोवेशन बोर्ड है और इसमें को चेयर के रूप में इलेक्ट किया गया है इंडिया को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ITU की बात करें, फॉर्म हुआ था 17 मई 1865 में इनिशियली एज द इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज द को चेयर ऑफ ITU's डिजिटल इनोवेशन बोर्ड। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ सेट टू बिकम आयरलैंड्स यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर? ये है सिमोन हैरिस, ऑप्शन बी करेक्ट है। 37 ईयर्स ऑफ एज से ये बिलोंग करते हैं और अभी ये बने हैं यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। अमूल हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल बिजनेस इन विच कंट्री? अमूल ने अपना पहला इंटरनेशनल बिजनेस लॉन्च किया है कहाँ पर? अमेरिका में। इंडिया का डेयरी ब्रांड है अमूल, ये तो सभी को पता ही होगा। अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसे 1946 में इस्टेब्लिश किया गया था। फाउंडर इसके कौन है? त्रिभुवन दास पटेल। हेडक्वार्टर है इसका आनंद, गुजरात में और टैगलाइन है टेस्ट ऑफ इंडिया। और इसके लिए माफ़ कीजिएगा, टेस्ट ऑफ इंडिया नहीं है, टेस्ट ऑफ इंडिया है। विच गल्फ कंट्री विल पार्टिसिपेट इन द मिस यूनिवर्स पेजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? मिस यूनिवर्स पेजेंट में पहली बार कोई गल्फ कंट्री पार्टिसिपेट करेगी और ये है सऊदी अरबिया। और पहली सऊदी अरबिया की रिप्रेजेंटेटिव कौन है? रूमी अल कहतानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कंट्री इज़ द बाल्टीमोर ब्रिज विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली? ये ब्रिज यूएसए में है, कोलैप्स हो गया था, ये हम सब ने देखा है, बहुत न्यूज़ इसकी आई थी। 1977 में इस ब्रिज को बनाया गया था और अभी रिसेंटली ये कोलैप्स हुआ है। इन विच कंट्री इज़ द पोपोकेटपेटल वॉल्केनो विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली लोकेटेड? ये जो वॉल्केनो है ये मैक्सिको में रिलेटेड है और अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ था ये कई बार, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आया था, तो याद रखिएगा। मैक्सिको सदर्न नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है। लैंड एरिया के हिसाब से 13th नंबर पर ये आती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोल माइन सेट टू बिकम द लार्जेस्ट इन एशिया? इसका नाम है गेवरा माइन। छत्तीसगढ़ में है, कोल इंडिया की सब्सिडरी है। गेवरा माइन इज़ गोइंग टू बिकम एशियाज़ लार्जेस्ट कोल माइन। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ये 52.5 से इंक्रीज़ होकर 70 मिलियन टन्स पर ईयर हो गई है। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव साई। विच कंट्री हैज़ अग्रीड टू ट्रेड विद इंडिया इन रुपीज़? भारत के साथ रुपीज़ में ट्रेड करने के लिए अग्री किया है इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की नई कैपिटल नूसंतारा हो जाएगी अब कुछ टाइम में। करेंसी है यहाँ की रुपया। प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियान और ये रिसेंटली बने हैं। Recently, which country became the 32nd member of the NATO North Atlantic Treaty Organization? ये है स्वीडन। 32nd कंट्री बनी है नाटो की। 31st मेंबर नाटो का था फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली इमर्ज्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूसर ग्लोबली? ये बन गया है भारत। भारत की फ़ोन सेक्टर में इम्पोर्ट डिपेंडेंसी 78% हुआ करती थी 2014 में, जिसे 2024 में कम करके 3% कर दिया। देखिए कितना ज़्यादा गैप था, कितना ज़्यादा गैप क्रिएट किया है भारत ने। 97% सेल्फ सफिशिएंसी मोबाइल फ़ोन्स प्रोडक्शन में भारत लेकर आया है और अभी सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूसर ग्लोबली बन गया है। नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर की कैटेगरी में। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है विच इंडियन बिलियर्ड्स प्लेयर वॉज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम एट द वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम इन शांगराओ सिटी, चाइना? ये है पंकज आडवाणी। हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है। हु विल बी द कैप्टन ऑफ CSK इन 2024 IPL? CSK के कैप्टन कौन है जो अभी IPL चल रहे हैं? इसमें ऋतुराज गायकवाड़ हैं। इनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे, काफ़ी सालों तक रहे हैं। 2010, 11, 18, 2021, 23 इन सभी ईयर्स में CSK की कैप्टनसी धोनी के पास थी। अभी ऋतुराज गायकवाड़ के पास है। हु हैज़ वन द संतोष ट्रॉफी 2023-24? ये टाइटल जीता है सर्विसेज ने। अरुणाचल प्रदेश में ये टूर्नामेंट हुआ था। सर्विसेज इसमें टॉप पर रहा है, गोवा सेकंड नंबर पर रहा है। फिजाम सानाथोई मैती ये मणिपुर से हैं और ये टॉप गोल स्कोरर रहे हैं विद 9 गोल्स। समीर मुर्मू फ्रॉम सर्विसेज, इन्हें टाइटल दिया गया है बेस्ट प्लेयर का। और बेस्ट गोलकीपर इसमें सैयद बिन अब्दुल कादिर रहे हैं, सर्विसेज की तरफ से खेलते हैं। हु वन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी? फरवरी के लिए ICC मेंस ऑफ द प्लेयर है यशस्वी जायसवाल। और ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी हैं अनाबेल सथरलैंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द अवार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर न्यूजीलैंड? ये है रचिन रविंद्र, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर आउटस्टैंडिंग फीमेल क्रिकेटर ये रही हैं मेली केयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच टीम वन द रणजी ट्रॉफी 2024 टाइटल? ये टाइटल जीता है मुंबई ने। विदर्भ को हराकर मुंबई इसमें जीती है। रणजी ट्रॉफी इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट कंपटीशन है। 1934-35 में शुरू हुआ था। ऑर्गेनाइजर है इसका BCCI और पहली बार बॉम्बे इसको जीता था। हु वन द सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स 2024? ये जीते हैं मैक्स वर्स्टैपन, रेड बुल के ड्राइवर हैं। Which country's cricket team will lose the services of Matthew Wade in red ball cricket following his retirement announcement? तो मैथ्यू वेड ने अभी रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की है। कौन सी कंट्री की तरफ से खेलते हैं ये? तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। Which team won the WPL 2024 टाइटल? ये जीता है RCB ने। 8 विकेट से RCB जीती है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। RCB की कैप्टन कौन थी? स्मृति मंदाना। और दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन थी मैग लेनिन। Who among the following won a gold medal each as Paris Olympic quota winners during the Polish Grand Prix as part of the Indian shooting team's successful campaign? Polish Grand Prix में गोल्ड मेडल किसने जीता? अखिल शिरोन और अनीश भानवाला। In which state does the third edition of the North East Games 2024 commenced? नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 के कहाँ पर हुए? नागालैंड में। नागालैंड के CM नेफ्यू रियो के द्वारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। और कौन से पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं? तो नॉर्थ ईस्ट वाले ही हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द फ्लैग बियरर फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024? ये हैं शरद कमल। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2020 में, उसमें मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम इंडिया के फ्लैग बियरर थे। हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ मेंस सिंगल्स ट्रॉफी एट अ WTT फीडर सीरीज इवेंट इन बेरूत, लेबनान? ये बने हैं जी साथियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इन मार्च 2024? ये जीता है कार्लोस सेंज ने। फरारी के ड्राइवर हैं ये और स्पेन से बिलोंग करते हैं। हु वन हर थर्ड स्ट्रेट फिगर स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इन मॉन्ट्रियल? ये है काओरी साकामोतो, पहली महिला बनी है टू अचीव अ सिंगल 3-peat सिंस 1968। Who won the gold medal in the 59 kg youth category in the recent para powerlifting World Cup? इसमें विनय के द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। Which team made the biggest team score in the IPL history? ये है सनराइजर्स हैदराबाद
277 रन्स 3 विकेट्स पर इन 20 ओवर्स सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए हैं अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। विच IIT विल होस्ट द 6th शास्त्र रैपिड फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट IIT मद्रास के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेलिंग है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम्स के लिए। हु इज़ द फर्स्ट एम्पायर फ्रॉम बांग्लादेश टू बी इंक्लूडेड इन द ICC एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स। तो बांग्लादेश के इस तरह के पहले एम्पायर हैं शराफुद्दौला इब्ने शाहिद। ICC एलीट पैनल्स ऑफ एम्पायर में इनको शामिल किया गया है। पहले बांग्लादेशी एम्पायर इस तरह के बने हैं। इंडिया की तरफ से भी गए हैं नितिन मेनन एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स में, और जवगल श्रीनाथ ये मैच रेफरीज में ICC की तरफ से इनको चुना गया है। ठीक है, हु वन द BWF फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स टाइटल। ये टाइटल सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया है। करेंटली ये पेयर जो है वर्ल्ड नंबर 1 मेंस डबल्स पेयर है। B. साई प्रणीत वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। B. साई प्रणीत कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2019 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इन्हें 2019 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। फिर इसके अलावा देखें 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है बैडमिंटन प्लेयर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को। बैडमिंटन प्लेयर की बात हुई है तो बैडमिंटन प्लेयर्स कुछ और हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, पुलेला गोपीचंद, PV सिंधु और साइना नेहवाल। वेयर वॉज द फर्स्ट जेट सूट रेस हेल्ड। ये अबू धाबी में हुई। फिर अगला क्वेश्चन है विच टीम वन द टाइटल ऑफ द सेकेंड सीजन ऑफ द विमेंस प्रीमियर लीग। विमेंस प्रीमियर लीग का सेकेंड सीजन किसने जीता है? हम देख चुके हैं क्वेश्चन। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर 8 विकेट से ये मैच जीता है। ठीक है, मैच क्या ये लीग जीती है। इसमें ऑरेंज कैप विनर रही एलिस पेरी और श्रेयंका पाटिल को पर्पल कैप मिली है। विच कंट्रीज़ आर जॉइंटली होस्टिंग द ICC T20 वर्ल्ड कप 2024। ये कंट्रीज़ हैं वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स। 20 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स यहाँ पर वन लाइनर्स में कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो इंडिया ने जीता है पहला एशियन विमेंस टीम बैडमिंटन चैम्पियनशिप थाईलैंड को हराकर। 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल का वेन्यू है इंग्लैंड। लगातार चौथी बार इंग्लैंड इसको होस्ट कर रहा है। न्यूयॉर्क सिटी सिलेक्ट की गई है टू होस्ट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। अभिनव बिंद्रा टॉर्च बियरर हैं 2024 पेरिस ओलंपिक में। सैफ विमेंस अंडर 19 चैम्पियनशिप इंडिया और बांग्लादेश जॉइंट विनर्स रहे हैं इसमें। शामार जोसेफ वेस्ट इंडीज़ के और एमी हंटर आयरलैंड की ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 4 जनवरी 2024 हैं। और अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 टाइटल ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर जीता है 79 रन से। साउथ अफ्रीका में ये वर्ल्ड कप हुआ था। नेक्स्ट कैटेगरी आ गई है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। ये हैं किरण रिजिजू जिनको मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एडिशनल चार्ज दिया गया है क्योंकि ये जो मिनिस्टर थे इसके पशुपति कुमार पारस इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमिश्नर ऑफ द बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC के नए कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया भूषण गगरानी को। फिर अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ वेस्ट बंगाल। इनका नाम है संजय मुखर्जी। इनसे पहले राजीव कुमार DGP थे वहाँ के, लेकिन अभी इनको हटा दिया गया इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से। अभी संजय मुखर्जी बने हैं। फिर वेस्ट बंगाल की बात हो रही है तो 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में जो है ये वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनी है। और कोलकाता में इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो शुरू हुआ है। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। ये है नवीन जिंदल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। किशोर मकवाना बने हैं ये चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। चेयरमैन के अलावा मेंबर को भी अपॉइंट किया गया है। लवकुश कुमार को मेंबर बनाया गया है इसका। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा NCSC हो या NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों के ही मेंबर्स को या फिर जो चेयरमैन होते हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किशोर मकवाना की बात की जाए तो ये एक ऑथर भी हैं। इन्होंने ओवर 33 बुक्स लिखी हैं और एक फेमस बुक जो इनकी अभी रही है रिसेंट की मोदी अ कॉमन मैन्स PM। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये हैं AS राजीव। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसके कमिश्नर्स को भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। AS राजीव को भी हमारी प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है।
फ़िलहाल चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, ठीक है। और इनके अलावा जो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं उन्हें एएस राजीव को इस पद पर बिठाया गया है फ़िलहाल। हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के सीएम बने हैं अभी नायब सिंह सैनी, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनसे पहले मनोहर लाल खट्टर थे और जो हरियाणा है यहाँ पर बीजेपी जेजेपी का अलायंस था, वो अलायंस टूटने के बाद मनोहर सिंह खट्टर को अपना इस्तीफ़ा देना पड़ा, हटना पड़ा सीएम की कुर्सी से। उसके बाद नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम बने हैं। हु हैज़ बिन सेलेक्टेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर, फिलहाल रिसेंट में सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, इन दोनों को इलेक्शन कमिश्नर्स के पद पर अपॉइंट किया गया है। इन्हें भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। Who has become the new chairman and managing director of Northern Coalfields Limited? इस पद पर बी साईराम आए हैं। नेशनल कोलफील्ड्स लिमिटेड जो है ये कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। कोल इंडिया लिमिटेड स्टेट ओन्ड कोल माइनिंग कॉरपोरेशन है जो 1975 में गठित हुई थी। ये एक महारत्न कंपनी है, हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पीएम प्रसाद, और इसी की सब्सिडरी है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिसके चेयरमैन और एमडी बनाए गए हैं बी साईराम। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई के चेयरमैन बने हैं राहुल सिंह, इनसे पहले निधि छिब्बर थी। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती, प्रसार भारती के नए चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल हैं। प्रसार भारती इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, 1997 में इसे स्टेब्लिश किया गया था। तमिलिसाई सौंदरराजन रिजाइंड फ्रॉम हर पोस्ट, शी वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट, ये गवर्नर थी तेलंगाना की, इन्होंने रेजिग्नेशन अपना दे दिया है प्रेसिडेंट को। Who has been given the additional charge of Telangana governor and lieutenant governor of Puducherry alongside serving as the governor of Jharkhand in March 2024। तो अभी हमने देखा तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना की गवर्नर थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है, साथ में पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी, और मेनली ये झारखंड के गवर्नर के रूप में सर्विंग है। एडिशनल चार्ज इनको मिल गया है तमिलिसाई सौंदरराजन के इस्तीफे के बाद, ठीक है। Who has been appointed as the next ambassador of India to the Russian Federation in March 2024? ये बने हैं विनय कुमार, रशिया में भारत के एम्बेसडर। Who has been appointed as the chief executive of Pune-based non-banking financial company पूनावाला फिनकॉर्प in March 2024? ये सारे क्वेश्चन जो हैं हम वन लाइनर में रिविजन करते रहते हैं डेली, तो आपको ये सब याद हो जाना चाहिए। अरविंद कपिल को पूनावाला फिनकॉर्प के चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। Who has been appointed as the new president of Federation of Indian Export Organization? ये हैं अश्विनी कुमार। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की एपेक्स बॉडी है, 1965 में इस्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। Who has been elected as the chairman of Indian Banks Association? IBA के चेयरमैन के रूप में MV राव को अपॉइंट किया गया है। Who has been appointed as the new chairman of सूरत डायमंड बॉर्स? सूरत डायमंड बॉर्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है और इसके चेयरमैन अभी अपॉइंट हुए हैं गोविंद ढोलकिया। Who has been appointed as director of the UPSC in March 2024? पिक्चर में देख रहे हैं ये हैं हंसा मिश्रा। Who has recently been appointed the head of the National Investigation Agency NIA के हेड बनाए गए हैं सदानंद वसंत दत्ते। फिर अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, राजीव कुमार शर्मा को अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और पीयूष आनंद अपॉइंट हुए हैं एज द डीजी ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार? ये हैं अभय ठाकुर। म्यांमार की कैपिटल नापिदो, करेंसी है म्यांमार क्यात और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की बर्मीज़ है। भारत के साथ म्यांमार 1640 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और अभय ठाकुर यहाँ पर भारत के एम्बेसडर बने हैं। हु स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द पोजीशन एज द प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन मार्च 2024? CPR के प्रेसिडेंट के रूप में ये अपॉइंटेड थे और इन्होंने अभी इस्तीफ़ा अपना यहाँ से दे दिया है। कौन है ये? यामिनी अय्यर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन ऑफिशियल हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एज हिज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एट UNDRR इन मार्च 2024? UNDRR में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एक इंडियन को अपॉइंट किया गया है और ये कौन है? कमल किशोर हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ब्रांड हैज़ चोजन नीरज चोपड़ा एज अ
ब्रांड एम्बेसडर इन मार्च 2024, ये है एवर रेडी ब्रांड, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज द न्यू हेड ऑफ बोथ विंडोज़ एंड सरफेस, ये हैं पवन दुवुलुरी, आईआईटी मद्रास ग्रेजुएट हैं और विंडो और सरफेस के हेड अपॉइंट हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट में। हु रिसेंटली टुक ओथ एज जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल, लोकपाल के जुडिशियल मेंबर के रूप में रिसेंटली ऋतुराज अवस्थी को अपॉइंट किया गया है। लोकपाल के चेयरमैन कौन है हमारे यहाँ पर? AM खानविलकर हैं। और फिलहाल लोकपाल में जो फुल मेंबर कैपेसिटी होती है 9 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 9 मेंबर्स हो सकते हैं लोकपाल में, और फिलहाल हमारे यहाँ पर पूरी स्ट्रेंथ मौजूद है। ऋतुराज अवस्थी को जुडिशियल मेंबर के रूप में लोकपाल में चुना गया है, अपॉइंट किया गया है। इनके अलावा पंकज कुमार और अजय टिर्के, इन्होंने भी लोकपाल मेंबर्स के रूप में शपथ ली है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, ये हैं देवेंद्र झाझड़िया, 2 टाइम पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, और ये पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। इनसे पहले दीपा मलिक इसकी प्रेसिडेंट थी। Whom did President द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली नॉमिनेट टू राज्यसभा, राज्यसभा में इनके द्वारा सुधा मूर्ति को रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है। सुधा मूर्ति को 2006 में पद्मश्री मिल चुका है, 2023 में पद्म भूषण मिल चुका है। और ये हम सभी को पता है कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है फ्रॉम लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस फील्ड। तो इसी में सुधा मूर्ति को नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरपोर्ट रिसीव्ड रिकॉग्निशन फॉर बीइंग द बेस्ट एट अराइवल अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। ये एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर का, बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल। फिर इसके अलावा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद का जो है, इसने रिसीव किया है रिकॉग्निशन इन द कैटेगरी ऑफ केटरिंग टू 15 to 25 मिलियन पैसेंजर्स। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट रहा है इन द 2 to 5 मिलियन पैसेंजर्स कैटेगरी। विच 2 रिमार्केबल जर्नलिस्ट हैव जॉइंटली रिसीव्ड द चमेली देवी जैन अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर। ये 2 जर्नलिस्ट हैं, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। हु वॉज अवॉर्डेड द PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलेंथ्रोफी वर्क इन 2024, ये है रतन टाटा, टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन है ये। हु विल बी कन्फर्ड विद द 2024 संगीत कलानिधि अवार्ड, ये दिया गया है TM कृष्णा को, कर्नाटिक सिंगर है ये। 2016 में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 33rd सरस्वती सम्मान बाय KK बिरला फाउंडेशन, ये मिला है प्रभा वर्मा को, इनकी नॉवल रौद्र सात्विकम के लिए। ये जो हैं प्रभा वर्मा इंग्लिश और मलयालम दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखते हैं, और इनको दिया गया 33rd सरस्वती सम्मान। In which country did Prime Minister Narendra Modi receive a Guard of Honor, the highest civilian award, the Order of the Druk Gyalpo? भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, और PM मोदी पहले फॉरेन लीडर बने हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। Who won the first Global Inequality Research Awards in 2024? ये मिला है बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को। Who has been honored with the Aviation Week Laureates Award? इसरो को दिया गया है ये अवार्ड इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की अचीवमेंट्स के लिए। Which PSU received 3 awards at the Governance Now 10th PSU Awards Ceremony? यह है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। 3 कैटेगरीज में इसको ये अवार्ड मिला है, CMD लीडरशिप में, इनोवेशन इन रिफाइनिंग टेक में, और रीस्किलिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ में, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। Who was awarded the Abel Prize for 2024 by the Norwegian Academy of Science and Letters? Abel Prize 2024 माइकल टैलाग्रांट को मिला है। फिर नेक्स्ट आता है द टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड, ये दिया गया है विजय जैन को फॉर रियल एस्टेट लीडरशिप। विच कंट्री हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मिजल्स एंड रुबेला चैम्पियन अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया है इंडिया को। इन डिजीज़ को टैकल करने के लिए भारत के जो एग्जेम्पलरी एफर्ट्स रहे हैं उनको देखते हुए भारत को US रेड क्रॉस में ये दिया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बॉब जॉन्स अवार्ड, ये अवार्ड मिला है टाइगर वुड्स को, गोल्फर हैं ये, और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड हाईएस्ट ओनर है जो कि दिया जाता है बाय द US गोल्फ एसोसिएशन। हु वन द फर्स्ट प्राइज़ इन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024, इसमें पहला प्राइज़ मिला है यतिन भास्कर दुग्गल को, सेकंड प्राइज़ इसमें वैष्णव पिचाई को मिला है, और थर्ड प्राइज़ इसमें कनिष्का शर्मा को मिला है, राजस्थान से हैं ये।
Who became the first Indian industry leader to receive the IAA Golden Compass Award at the 45th IAA World Congress? यह अवार्ड श्रीनिवासन के स्वामी को दिया गया है। आर के स्वामी लिमिटेड के CMD हैं ये। IAA क्या है? इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन। ये अवार्ड ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं टू मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया ऑन द वर्ल्ड स्टेज। और पहली बार किसी इंडियन इंडस्ट्री लीडर को ये अवार्ड दिया गया है। हु वन द मिस वर्ल्ड 2024 क्राउन? ये जीता है क्रिस्टीना प्रिस्कोवा ने। चेक रिपब्लिक से ही बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा। और इसी इवेंट में नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द अकेडमी अवार्ड्स 2024? अकेडमी अवार्ड्स को ऑस्कर के नाम से पॉपुलरली जानते हैं और इसमें बेस्ट एक्टर अवार्ड सिलियन मर्फी ने जीता है इनकी मूवी ओपनहाइमर के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, इंडेक्स और रैंकिंग पर। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे कंडक्टेड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे के मामले में पहले नंबर पर रहा है राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल का। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस सर्वे को कंडक्ट किया गया था। ये तो है पहले नंबर पर। इसके अलावा गोरखपुर, उदयपुर, देहरादून और जम्मू एयरपोर्ट्स सेकेंड नंबर पर रहे हैं इस रैंकिंग में। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, विच इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया में हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड। फिन मतलब फन, मतलब ज़्यादा खुशी। याद रखने के लिए कुछ ऐसे ट्रिक अपना सकते हैं आप। भारत कौन से नंबर पर है? तो 146 में से भारत 126 नंबर पर आया है। फिनलैंड लगातार 7वीं बार इसमें टॉप किया है फिनलैंड ने। सेकंड पर है डेनमार्क, थर्ड पर आइसलैंड। अफगानिस्तान बॉटम में है, सबसे नाखुश कंट्री है अफगानिस्तान। इस इंडेक्स को UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क रिलीज़ करता है। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस होता है 20 मार्च को। इसकी थीम 2024 की है रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज़। अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट, विच कंट्री रिमेन्ड द वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इम्पोर्टर बिटवीन 2019-2023? तो भारत दुनिया में वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इंपोर्टर है सिप्री रिपोर्ट के अनुसार। 2019 से 2023 का डेटा इसमें दिया गया है। इनफैक्ट भारत में देखा जाए तो आर्म्स का, हथियारों का इंपोर्ट 4.7% इंक्रीज इसमें देखने को मिला है। और सबसे ज़्यादा भारत हथियार किससे खरीदता है? ये कंट्री है रशिया। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इसमें भारत की रैंक है 134। ऑप्शन सी करेक्ट है। UNDP के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। चाइना की रैंक इसमें 75th है, श्रीलंका 78th नंबर पर है, भूटान 125 पर है, बांग्लादेश 129 पर है और भारत इन सबसे पीछे है, 134 पर है। द रिसेंटली डिस्कस्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इस रिपोर्ट को वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। वीडेम इंस्टीट्यूट मॉनिटर्स ग्लोबल डेमोक्रेटिक फ्रीडम और इंडिया की डेमोक्रेटिक मैट्रिक्स आती है अंडर स्क्रूटनी। Which state dominates the illegal trade in shark body parts according to a recent analysis by Traffic and WWF India? तो शार्क के बॉडी पार्ट्स का इलीगल ट्रेड सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में देखने को मिलता है? ये स्टेट है तमिलनाडु। नियरली 65% ऑफ जो इलीगल ट्रेड है वो तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तमिलनाडु के अलावा कुछ और स्टेट्स जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं वो है कर्नाटका, गुजरात, केरला और महाराष्ट्र। What is India's ranking on the DHL Global Connectedness Index in 2023? इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 62nd। ये इंडेक्स एक तरह से ये बताता है कि ग्लोबल इकोनॉमी पर कंट्री का रोल किस तरीके का है। According to Hurun Research 2024 Global Rich List, which city surpassed Beijing to become Asia's billionaire capital for the first time? बीजिंग को सरपास करके मुंबई पहली बार एशिया की बिलियनियर कैपिटल बनी है। और ये यहाँ बाकी डिटेलिंग है, इतनी डिटेलिंग हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स पर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, लॉन्च्ड बाय जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इन मार्च 2024, फूल बहादुर वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज बिफोर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश? फूल बहादुर एक बुक है, इसको लिखा गया था ओरिजिनली मगही लैंग्वेज में और रिसेंटली इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और इसे लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। ठीक है, नॉवल फूल बहादुर पहली नॉवल है जिसको ओरिजिनली मगही लैंग्वेज में लिखा गया था। ये लैंग्वेज जो है बिहार के कुछ पार्ट्स में बोली जाती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पटना में लॉन्च किया है और इसका ट्रांसलेशन किसने किया है? अभय के द्वारा किया गया है। हु वॉज ऑनर्ड विद द बुक इंडियाज़ कंटेम्प्रेरी मैक्रो इकोनॉमिक थीम्स लुकिंग बियॉन्ड? इसका आंसर होगा सी रंगराजन।
इस बुक के एडिटर्स हैं डी.के. श्रीवास्तव और के.आर. षणमुगम। सी रंगराजन के द्वारा भी बुक लिखी गई है, जैसे कि फॉक्स इन रॉड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। काफ़ी फेमस बुक रिसेंट की रही है, ये याद रखिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। इस बुक को एस रमन के द्वारा लिखा गया है। सेबी के चेयरमैन, सेबी और कैनरा बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ये रह चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं समिट और कॉन्फ्रेंसेस पर। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस इन 2024। ये कंट्री है साउथ कोरिया। डेमोक्रेटिक डिक्लाइन जो देखने को मिल रहा है रिसेंट में कंट्रीज़ में, और डिजिटल थ्रेट्स क्या क्या हैं, इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस ये हुई थी और साउथ कोरिया में हुई। वेयर वॉज द फोर्थ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज्ड। इसको ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। एससीओ एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस मैटर्स पर फोकस करता है। 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया ने 2017 में एससीओ को ज्वाइन किया। हु लॉन्च्ड सुभाष अभिनंदन, अ डिजिटल एग्जीबिशन बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इसको लॉन्च किया है अर्जुन राम मेघवाल ने। एग्जीबिशन है ये सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के पास जो डॉक्यूमेंट है उस पर बेस्ड ये जो एग्जीबिशन है रखा गया था। डिजिटल एग्जीबिशन था, ठीक है, इन्हीं की लाइफ पर डेडिकेटेड था पूरी तरह से। हु लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द 148th मीटिंग ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इन जेनेवा रिसेंटली। इंडियन डेलीगेशन को इसमें लीड किया हरिवंश नारायण सिंह ने, राज्यसभा के ये डेप्यूटी चेयरमैन हैं। अगर आप न्यूज़ में संसद टीवी देखना पसंद करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, इनका इंटरव्यू भी था पूरा इसी टॉपिक पर रिलेटेड। वेयर विल द फिजिकल मोड ऑफ द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024 बी हेल्ड। तो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फिजिकल मोड नई दिल्ली में देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द G20 सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन मार्च 2024। ये होस्ट की ब्राज़ील ने, क्योंकि 2024 में G20 की मीटिंग ब्राज़ील ही होस्ट कर रहा है, तो जो भी छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी सब मीटिंग्स होती हैं इसकी, वो ब्राज़ील के द्वारा ही की जाएंगी, याद रखिएगा। वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ब्लू टॉक्स मीटिंग हेल्ड। इसका पहला एडिशन नई दिल्ली में हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा इसको होस्ट किया गया। वेयर इज़ द फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 हेल्ड। ये हुई गुजरात में, पहली थी ये एक्सपो, ठीक है। यहाँ पर समिट कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं। 15th ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट की गई। थीम थी इसकी ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। 16th ब्रिक्स समिट कजान रशिया के द्वारा होस्ट की जाएगी। थीम रखी गई स्ट्रेंथनिंग ऑफ मल्टीलेटरलिज्म फॉर द पर्पसेस ऑफ जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। 18th G20 समिट 2023 की भारत में हुई। थीम वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखी गई। 42nd आसियान समिट इंडोनेशिया में हुई। थीम थी आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। G20 समिट 2024 में ब्राज़ील में होगी। 78th UN जनरल असेंबली न्यूयॉर्क सिटी USA में हुई। इसकी थीम देख लीजिए, बहुत बड़ी है जो नहीं पूछी जाएगी। और वर्ल्ड क्लाइमेट समिट या फिर COP28 दुबई के द्वारा होस्ट की गई। अब आते हैं MOU और एग्रीमेंट्स पर। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, विद विच हॉस्पिटल हैज़ द एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज टू एक्स सर्विसमैन। तो ये जो एग्रीमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा साइन किया गया है एम्स रायपुर के साथ में, ताकि एक्स सर्विसमैन को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, विद होम हैज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंड एन एग्रीमेंट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के द्वारा अग्रीमेंट साइन किया गया धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ में, ताकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी को लेकर आया जा सके। विद होम हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंड एन एग्रीमेंट विद द एम ऑफ मेकिंग वुमेन सेल्फ रिलायंट। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जेपल के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है। जेपल क्या है? एक रिनोन्ड ग्लोबल रिसर्च सेंटर है जो कि पॉवर्टी एलिवेशन पर फोकस करता है। हु कोलैबोरेट्स विद नीति एंड अटल इनोवेशन मिशन टू एस्टेब्लिश फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स इन स्कूल। तो ये मेटा के द्वारा ये कोलैबोरेशन किया गया है। अटल इनोवेशन स्कूल, नीति आयोग और मेटा तीनों ने मिलकर ये पार्टनरशिप की है ताकि स्कूल्स में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को एस्टैब्लिश किया जा सके। What recent collaboration has been established for cross-border UPI transactions between India and Nepal? तो इंडिया और नेपाल के बीच NPCI और फ़ोनपे इन्होंने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है, कोलैबोरेशन किया है ताकि हम क्रॉस बॉर्डर UPI ट्रांजैक्शन
पॉसिबल कर सके दोनों कंट्रीज़ मिलकर। एग्रीमेंट्स इतने ही हुए थे। अब डिफेंस पर बात करते हैं। एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? इस एक्सरसाइज को सेशल्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, लगभग 16 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और भारत भी इसका एक हिस्सा है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द यूकेज ड्रैगन फायर लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन? वो यूके का है ये ड्रैगन फायर लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और इसका प्राइमरी पर्पस है एयर डिफेंस करना। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली इनॉग्रेटेड हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग फॉर द इंडियन नेवी? इसका नाम है नौसेना भवन। नई दिल्ली में एक नया हेडक्वार्टर बिल्डिंग बनाई जा रही है इंडियन नेवी के लिए। विद विच कंट्री इज इंडिया ऑर्गेनाइजिंग एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2024? टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच होती है। बायलैटरल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। विच कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड इन द IMT ट्राइलेट 2024 एक्सरसाइज? इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, तीनों ही कंट्रीज़ ने। IMT का मतलब यही है, I से इंडिया, M से मोजाम्बिक और T से तंजानिया। सेकेंड एडिशन इसका ऑर्गेनाइज किया गया तंजानिया और मोजाम्बिक में। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड मिशन दिव्यास्त्र? इसको लॉन्च किया है DRDO ने। अग्नि 5 मिसाइल जो है उसका फ्लाइट टेस्ट किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल को इक्विप किया गया है विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। DRDO के द्वारा इंडिजिनसली इसको डेवलप किया गया है। वेयर डज INS जटायु कमीशनड बाय इंडियन नेवी? इसको कमीशन किया गया लक्षद्वीप में। ये फोकस करता है ऑन एंटी पायरेसी एंड एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशंस। Who will participate in the Sea Defenders 2024 exercise alongside the Indian Coast Guard? इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज इंडिया और US के बीच होती है, कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच सिटी विल होस्ट द मेगा भारत शक्ति एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज? इसको जैसलमेर में किया गया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के द्वारा कंडक्ट हुई भारत शक्ति एक्सरसाइज। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अगली कैटेगरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस करंट अफेयर से संबंधित है। यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड स्कॉर्पियन स्पीशीज फाउंड इन थाईलैंड? इसका नाम है यूस्कॉर्पियोप्स क्रचन। देखा था ना हम लोगों ने, ये स्कॉर्पियन स्पीशीज़ है जिसकी 8 आँखें और 8 पैर हैं। थाईलैंड में इसको डिस्कवर किया गया है। Japan's first private rocket explodes second into debut launch. What is the name of the rocket? ये जापान का पहला प्राइवेट रॉकेट है, नाम है कायरोस और फेल हो गया ये। ठीक है, लेकिन हम याद रखिएगा कायरोस किसका है, जापान का पहला प्राइवेट रॉकेट। What happened to SpaceX Starship during its third test flight? इसके साथ क्या हुआ? It was lost on its return to Earth. इसने अपना कॉन्टैक्ट खो दिया। वर्ल्ड्स फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? इसको कॉग्निशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। US बेस्ड कंपनी है ये। वर्ल्ड का पहला फुल्ली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और ये जो डेविन नाम का AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये क्रिएट कर सकता है एंड टू एंड एप्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्रीज साइंटिस्ट हैव मेड द डिस्कवरी ऑफ ए जाइजेंटिक वॉल्केनो ऑन मार्स नेम्ड द नॉक्टिस वॉल्केनो? US के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की है मार्स पर वॉल्केनो की। इस वॉल्केनो का नाम है नॉक्टिस वॉल्केनो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मल्टीपर्पज़ ऐप सखी डेवलप्ड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर फॉर द गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन? तो सखी ऐप जो है एक मल्टीपर्पज़ ऐप है और इसका काम क्या है? इसका काम है टू हेल्प एस्ट्रोनॉट्स कैरी आउट अ रेंज ऑफ टास्क इंक्लूडिंग हेल्थ मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन। बेसिकली गगनयान मिशन जो जाने वाला है उसमें एस्ट्रोनॉट की हेल्प करना इस ऐप का पर्पस है। ISRO successfully tested the landing mission of the reusable launch vehicle. What is it called? इसका नाम है पुष्पक reusable launch vehicle RLV। ISRO के द्वारा लॉन्च किया गया है, नाम है पुष्पक। टेस्ट कहाँ से किया गया? कंडक्ट कर्नाटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 2 स्टार क्लस्टर्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन स्पेस रिसेंटली बाय द गाइया स्पेस टेलीस्कोप? ये है शिवा और शक्ति। एंशियंट स्ट्रीम्स ऑफ स्टार है ये, नाम है शिवा और शक्ति। हिंदू फिलॉसफी में डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन को सिंबलाइज करते हैं ये। ट्राई हैज़ इशूड रिकमेंडेशंस ऑन यूज़ ऑफ एम्बेडेड सिम फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। व्हेन वाज ट्राई एस्टेब्लिश? ट्राई एस्टेब्लिश हुआ था 1997 में। एम्बेडेड सिम टेक्नोलॉजी क्या है? ये फैसिलिटेट करती है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को विदाउट फिजिकल सिम कार्ड
और इसी से रिलेटेड रिकमेंडेशन अभी ट्राई के द्वारा रिलीज़ की गई हैं, तो इसलिए ट्राई न्यूज़ में आया था, याद रखिएगा। 1997 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था, एक रेगुलेटरी बॉडी है। Chandrayaan 3 landing site was recognized by the International Astronomical Union. What was it named? इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 3 जहाँ पर लैंड हुआ था, भारत ने रखा था। हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि इसका नाम शिव शक्ति होगा, लेकिन अब इस नाम को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और याद रखिएगा, 23 अगस्त के का दिन ही वो दिन है जब स्पेस मतलब जो मून है वहाँ पर लैंडिंग की थी हमारे लैंडर ने, इसीलिए इस दिन को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। इनसेट 3DS सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इसरो इज, ये किस तरह की सैटेलाइट है? मीटेरोलॉजिकल सैटेलाइट है। फिर अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली लॉन्च्ड पोयम मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चर वाज यूज्ड बाय इसरो, ये है PSLV। पोयम के ज़रिए इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट किया जाता है और PSLV इसमें इस्तेमाल किया गया है इसरो के द्वारा। PSLV थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है विद लिक्विड स्टेजेस, वाइटल फॉर चंद्रयान 1, मंगलयान 1 एंड एस्ट्रोसेट मिशंस। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज आयरिस द ह्यूमनॉइड टीचर इंट्रोड्यूस, आयरिस नाम का एक ह्यूमनॉइड टीचर इंट्रोड्यूस किया गया है केरला में। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन CM है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। क्लासिकल डांस केरला से बिलोंग करते हैं मोहिनीअट्टम और कथकली। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिलता है 94%, और हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट भी यहाँ पर है। What satellite did SpaceX recently send into orbit to track methane gas? इसका नाम है मीथेन सेट। किसके द्वारा भेजा गया? SpaceX के द्वारा, ताकि मीथेन गैस को ट्रैक किया जा सके। विच लॉन्च व्हीकल विल बी यूज्ड फॉर इंडियाज़ चंद्रयान 4 मिशन, ये है LVM-3। चंद्रयान 4 की प्रिपरेशन इसरो के द्वारा शुरू कर दी गई है, तो उसी में अब LVM-3 के ज़रिए उसको भेजा जाएगा। अब यहाँ पर ना इसरो के कुछ स्पेस मिशन रिवाइज कर लेते हैं। 2024 में गगनयान 1 जाने वाला है हमारा, जिसके तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा स्पेस में। 2024 का ही मिशन है निसार। निसार इसरो और नासा दोनों का जॉइंट मिशन है। निसार की फुल फॉर्म भी है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, एक जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा के साथ टू लॉन्च द फर्स्ट डुअल बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट फॉर रिमोट सेंसिंग। 2025 में गगनयान 2 जाएगा हमारा, द सेकेंड टेस्ट फ्लाइट बिफोर द इनॉग्रल क्रूड मिशन। 2025 का शुक्रयान मिशन है हमारा, वीनस ऑर्बिटर मिशन है, वीनस के एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए इसको भेजा जाएगा। 2026 का इसरो का मिशन है मंगलयान 2, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2। इंडिया का सेकेंड इंटरप्लैनेटरी मिशन टू मार्स इज़ प्राइमरीली एन ऑर्बिटर मिशन। 2026 में लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसरो के द्वारा भेजा जाएगा जाक्सा के साथ कोलैबोरेशन के साथ मून के साउथ पोल रीजन पर। 2026 का ही गगनयान 3 भी है, पहला क्रूड गगनयान मिशन, ये भेजा जाएगा 2026 में। ठीक है, 2024 में जो अभी भेजा जा रहा है उसमें क्रू को अभी नहीं भेजा जाएगा, पहली टेस्ट फ्लाइट 2024 में की जाएगी। ठीक है, दूसरी टेस्ट फ्लाइट इसकी 2025 में होगी, फिर 2026 में फाइनली भेजा जाएगा 3 एस्ट्रोनॉट्स को। 2028 में चंद्रयान 4 का हमारा प्लान है, मतलब इसरो का प्लान है, और लूनर सैंपल रिटर्न मिशन ये रहने वाला है चंद्रयान सीरीज़ का 4th मिशन। 2035 का मिशन है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का, इंडियन स्पेस स्टेशन भारत अपना बनाएगा 2035 तक, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी अनाउंस किया गया था। फिर उसके बाद एस्ट्रोसैट 2 भेजा जाएगा। अ स्पेस टेलीस्कोप इज़ प्रपोज्ड एज द सक्सेसर ऑफ एस्ट्रोसैट 1। अब ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम कुछ 1 लाइनर्स देखेंगे। इन विच इंडियन स्टेट डिड फॉर्मर मिनिस्टर एंड 7-time MLA दामोदर राउत पास अवे। तो फॉर्मर मिनिस्टर और 7 बार MLA रह चुके दामोदर राउत, इनकी डेथ हो गई है। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? उड़ीसा से, याद रखिएगा। अभी कुछ 1 लाइनर देख लेते हैं और बस हमारी फिर ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पर है पहला स्पोर्ट्स करंट अफेयर देख लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट में इसलिए मैंने ऐड किया है क्योंकि 1 से लेकर 6 मार्च के हमारे करंट अफेयर कवर नहीं हुए थे, पहला वीक वो रह गया था। ठीक है, तो क्योंकि वो रह गया था तो उसको कवर करना है, इसलिए ये यहाँ पर हम लास्ट में कर रहे हैं 1 लाइनर्स के तौर पर। ठीक है, तो इसमें पहला है प्रो कबड्डी लीग सीज़न 10, ये जीता पुनेरी पल्टन ने। बी साई प्रणीत ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम इंटरनेशनल बैडमिंटन। शहबाज नदीम, इन्होंने भी रिटायरमेंट लिया है फ्रॉम इंटरनेशनल एंड इंडियाज़ डोमेस्टिक क्रिकेट। सनराइजर्स हैदराबाद
के द्वारा आईपीएल 2024 के लिए पैट कमिंस को अपना कैप्टन अपॉइंट किया गया है, जो अभी हम देख भी रहे हैं आईपीएल में। सीएसके के कैप्टन कौन हैं? ऋतुराज गायकवाड़ हैं। मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं हार्दिक पांड्या, और ये तो सबसे हॉट टॉपिक है प्रेजेंट का। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखें तो सुनील भारती मित्तल पहले इंडियन हैं टू गेट ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम किंग चार्ल्स III। प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 दिया गया है। जोया अख्तर और अस्मा खान को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड मिला है। टाइगर वुड्स को ऑनर किया गया है विद USGA's प्रेस्टिजियस बॉब जॉन्स अवार्ड। और यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता है फर्स्ट प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। नेशनल करंट अफेयर यहाँ पर देखेंगे। स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है हज सुविधा मोबाइल ऐप। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 42। इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है और यूएसए ने इसको टॉप किया है। फिर नेक्स्ट है लिपर्ड नंबर। 2018 से 2022 में देखें तो 8% राइज इसमें देखने को मिलता है भारत के अंदर। FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया है टू 150 रेलवे स्टेशंस। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया पोषण उत्सव। पीएम मोदी ने लॉन्च किया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 35,700 करोड़ रुपीस इन झारखंड। कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अप्रूवल दिया है। इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करें तो निकारागुआ बना है पहला स्पेनिश स्पीकिंग नेशन। रिसेंटली पेरू, और साउथ अमेरिकन कंट्री, इसने डिक्लेयर किया है हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू द राइजिंग केसेस ऑफ डेंगू फीवर। फ्रांस बना है पहला देश टू एनश्राइन अबॉर्शन राइट्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। पनामा 97th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। शहबाज शरीफ इलेक्ट हुए हैं एज द PM ऑफ पाकिस्तान। फॉर्मर कनाडा PM ब्रियन मुलरोने, इनकी डेथ हो गई है। और एक बुक है द कॉन्स्पिरेसी, इसे लिखा है गोतबाया राजपक्ष ने, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ये श्रीलंका के। आर्ट एंड कल्चर में देखें तो चापचार कूट फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ मिजोरम में। तावी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू में। और कटक रूपा, तरकाशी और बंगलार मुस्लिन, इन्हें GI टैग मिला है। फर्स्ट इन इंडिया में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनॉग्रेट किया है कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर एट हरियाणा। इंडिया का पहला इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर कलपक्कम में इसको इनॉग्रेट किया गया। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो इन कोलकाता। L&T ने कमीशन किया है इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर इन गुजरात। केरला ने लॉन्च किया इंडिया का पहला गवर्नमेंट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म, नाम है इसका सी स्पेस। और पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में किया गया। स्टेट करंट में देखें तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा वन टाइम स्कीम लॉन्च की गई है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंदिरियम्मा हाउसिंग स्कीम। और झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट विडो रिमैरिज प्रमोशन स्कीम को लॉन्च किया गया है। फिर अपॉइंटमेंट्स देखें तो दलजीत सिंह चौधरी अपॉइंट हुए हैं एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG। अनुराग अग्रवाल अपॉइंट हुए हैं एज द हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। SI सुमन कुमारी BSF की पहली फीमेल स्नाइपर बनी है। BPCL ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फाइनेंशियल और बैंकिंग में देखें तो इंडिया की GDP ग्रोथ 2023-24 के क्वार्टर थर्ड में 8.4% देखने को मिली। मूडीज़ ने इंडिया की 2024 की GDP फॉरकास्ट जो है वो 6.8% बताई है। क्रिसिल के द्वारा इंडिया का GDP ग्रोथ बताया गया है, फॉरकास्ट किया गया है अगेन 6.8%। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने विकास स्फूर्ति को लॉन्च किया है। और 30 बैंक्स ने RBI के उद्गम पोर्टल को ज्वाइन किया है फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। डिफेंस करंट अफेयर में पहला है DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट को कंडक्ट किया है ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल। ईरान ने लॉन्च किया है पार्स 1 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट फ्रॉम रशिया। नेवी कमीशंस स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट बेस INS जटायु इन लक्षद्वीप आइलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। INS जटायु को कहाँ पर कमीशन किया गया नेवी के द्वारा? लक्षद्वीप में, और ये हम देख भी चुके हैं ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है इंडिया का इन स्पेस के द्वारा इनॉग्रेट किया गया सैटेलाइट एंड पेलोड टेक्निकल सेंटर इन अहमदाबाद। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आई होप मार्च के सारे करंट अफेयर कवर हो गए होंगे, रिवाइज हो गए होंगे।
वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।